What are the subjects जिनके micro themes available हैं in Civil's daily platform? We have polity subject, geography, economy, modern history, environment, international relations, governance, art and culture. How I created my prelims magic book. इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ. मैं अपनी एक मैजिक खोल के बताती हूँ आपको, ठीक है? इसमें देखिए मैंने सीधा 7th अमेंडमेंट पे पहले थोड़ा सा एनालिसिस लिखा है बिकॉज आई हैव फाउंड कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हैज बीन इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. उस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो नाउ हैव रिटन ऑन इट, ठीक है? फिर प्रियम्बल देखिए मैंने इतने से पेज में खत्म कर दिया बिकॉज आई हैव सीन कि इसी से क्वेश्चन आए हैं. क्या तरीका है जिससे प्रीलिम्स आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालो? It is PYQ based prelims preparation. These are PYQ questions and these are flash notes where all the topics which have appeared again and again have been in the examination have been well analyzed in the flash notes. Points में करने का एक फायदा ये होता है कि आप एक आइडिया रख लेते हैं कि ओके इसके टोटल 100 पॉइंट्स है, मैं 20 आज करूंगी 20 कल करूंगी and that is how I can plan my whole revision. Okay, that makes things very easy for you. I can go in my own regional language also to make it easy for me to read in my last instance. For example, I have written some Hindi over here. शुरू में आप माइक्रो थीम्स उठाइए PYQs की, उससे आप देखिए टॉपिक समझिए कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं या सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं. फिर उन थीम्स की आप PYQ डायमेंशंस जब फाइंड कर लो या खुद सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली PDF से कर लो. उसके बाद आप उनके अराउंड फ्लैश नोट्स पढ़ लो. अब अगर आपको फ्लैश नोट्स से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, उसको आप ऐड कर लो फ्लैश नोट्स में ही डायरेक्टली. फिर एक दो रिविजन्स जब आप फ्लैश नोट्स की कर लो तो आप एक 1 पेजर नोट्स बना लो. विद इन ईच सब्जेक्ट अंडरस्टैंड द हाई यील्ड माइक्रो थीम्स, अंडरस्टैंड द डेप्थ नीडेड एंड देन मेक दैट मैजिक बुक ऑफ 1 पेजेस. ठीक है, आप आराम से प्रीलिम्स को डोमिनेट कर लेंगे एंड यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज शिवाली. I got into UPSC list through reserve list. I qualified 2024 exam, and today I'm here to guide you or help you with respect to UAP through UAP assessment program for prelims specifically today. आज हम प्रीलिम्स निकालने की थोड़ी स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे and I will tell you how PYQ based prelims preparation helped me crack prelims this time. So the major thing with respect to prelims I am teaching you because मेरा prelims पिछले 5 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ और जो मेरे रीजंस थे, एक मेजर रीजन CSAT भी रहा है फॉर 2 अटेम्प्ट्स एंड फॉर इनिशियल अटेम्प्ट्स इट हैज बीन GS. तो एक तरीका होता है इस एग्जाम को निकालने का बिकॉज यूपीएससी का जो सिलेबस है इट इज वेरी वास्ट एंड यू डू नॉट नो कि क्या करना है क्या छोड़ना है. जब हम नए नए इस तैयारी में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई केम इनटू दिस प्रिपरेशन आई वांटेड टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर वाज गिवन इन द सिलेबस. जो भी सिलेबस में दिया था मैं हर चीज करके जाना चाहती थी. बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. ये चीज पॉसिबल ही नहीं है इस एग्जाम में. तो क्या तरीका है जिससे प्रीलिम्स आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालो? इट इज PYQ बेस्ड प्रीलिम्स प्रिपरेशन. So through this platform, I want to guide you. I want to tell you how we take out themes, how we take out those major areas from where UPSC is asking question, and how we can work upon those areas. उन areas को हम किस तरह से strong कर सकते हैं, right? So let's begin. Your UPSC Civil Services Prelims examination is going to be on May 26th. And I want to tell you, this is the very ideal time. You can take 10 or 15 days more for your mains preparation, but उसके बाद मुझे लगता है कि दिसंबर मिड दिसंबर में आपको प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. बिकॉज अगर उससे लेट हो जाता है देन वी मूव टू जनवरी और फेब्रवरी. जनवरी में भी शुरू हो जाए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इफ यू आर अ सेकंड अटेम्प्ट और अ थर्ड, तीसरी बार आप पेपर दे रहे हो तो आप आराम से थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वाले हो तो आप जनवरी से भी शुरू कर सकते हो. बट अगर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, देन यू कैन बिगिन इन डिसम्बर इटसेल्फ. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट prelims strategy. So with respect to my 6 UPSC prelims attempt, as I have already told you कि पहले 5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है. तो 6th अटेम्प्ट में फर्स्ट गो में मेंस भी हो जाता है, देन आई गेट थ्रू रिजर्व लिस्ट. तो मुझे मेन दुख क्या है कि क्या पता मुझे एक मेंस और लिखने को दे देते तो आई वुड हैव इम्प्रूव्ड माय रैंक आल्सो, राइट? सो ये दुख आपको ना हो व्हेन आप यू कंप्लीट योर अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स एटलीस्ट 2-3 बार इस साइकिल में क्लियर करें. मेंस पहली बार ही क्लियर कर जाएं एंड अगर रैंक इंप्रूव करने की जरूरत पड़े तो वो भी कर पाए, राइट? Okay. So, two major or fatal mistakes in this preparation, especially pre-preparation, is giving overemphasis on newspaper. Newspaper read करना है just to bring that reading habit and just to have that confidence that whatever is going around वो आपको पता है.
you are well aware of the things which are going around you. But if you think that if you are going to find out lines from that examination paper, और आप फिर वो lines लिखकर notes बनाने बैठ जाओगे, फिर आप 3-4 रजिस्टर तैयार कर लोगे न्यूज़पेपर नोट्स के, एंड देन यू थिंक दैट प्रीलिम्स में वो काम आएंगे या फिर आप उनको रिवाइज कर पाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो दिस इज द मोस्ट फेटल मिस्टेक जो मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे या फिर जिनको बिल्कुल गाइडेंस नहीं है वो बच्चे करते रहते हैं. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक आई वुड आस्क यू टू नॉट टू डू. Right. Second fatal mistake is trying to complete the whole syllabus of this examination. Okay. So in this what happens is, एक तो वो syllabus सारा खत्म हो नहीं पाता है, और दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो चला जाता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि एग्जाम भी सफर करता है. बिकॉज बिफोर गोइंग टू एग्जाम हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि यार 10 दिन और मिल जाते, 20 दिन और मिल जाते, मैं सब कर लेता. So therefore strategy which is required for this examination is missing in these people. Okay. पर उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है. सो हाउ कैन वी करेक्ट दिस स्ट्रैटेजी, इसी पे मैं वर्क करूंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला जो फेटल मिस्टेक है वो तो आप खुद ही अवॉइड कर लेंगे. यू कैन read newspaper maximum for 30-40 minutes, and then you can move to any one magazine, current affairs magazine, and you have to follow that very diligently. और उसका notes बनाकर चाहे आप रिवाइज करना चाहें, दैट इज डूएबल, वो आप कर सकते हैं. नोट्स नहीं बनाकर भी अगर आप मैगजीन्स रिवाइज करना चाहते हैं तो देन ऑल्सो इट इज डूएबल. Now, second fatal mistake can be avoided by looking for the key micro themes. कुछ themes हैं यूपीएससी की जो वो बार बार रिपीट करता है, and not knowing those themes or overlooking those themes is the major mistake which students are doing. क्योंकि जिन बच्चों को इस स्ट्रैटेजी का पता है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद दोज थीम्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू गेट दोज क्वेश्चंस इनकरेक्ट जो उन थीम्स से आ रहे हैं, ठीक है. अब इन थीम्स को फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो यहाँ पे एक तो आपको सिविल्स डेली हेल्प करता है, बिकॉज वी हैव दोज बुकलेट्स जहाँ पे माइक्रो थीम्स बेस्ड आपको मटेरियल मिल जाएगा. ओके. एंड इन दैट मटेरियल एवरीथिंग इज वेरी वेल प्रोवाइडेड, पीवाईक्यू से कि कौन से चैप्टर से कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं, है ना, आप उस मटेरियल से एनालाइज कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन योरसेल्फ आल्सो टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ द लास्ट 11 ईयर्स का पेपर है जो है ना यूपीएससी का जीएस का निकाल कर, देन यू कैन pick out the themes which are being repeated again and again, but that becomes real hectic to do. और इस एग्जाम में एक चीज तो है कि अगर मुझे कुछ बना बनाया मिल रहा है, इट्स गुड फॉर मी बिकॉज आई हैव टू सेव माई टाइम. आई हैव टू वर्क फॉर मेन्स ऑल्सो, आई हैव टू वर्क फॉर CSAT also, and therefore if something is coming handy we should take benefit of that. Okay. So this is the macro view of your entire prelims syllabus. We have polity here, जहाँ पे 31 micro themes identify किए गए हैं. Then economy is there where 15 micro themes have been find out. ठीक है, तो ये आप themes हैं जो यहाँ से उठा सकते हैं. यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है और जिसके ऊपर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए पॉलिटी है ना, इट हैज 31 माइक्रो थीम्स एंड अराउंड 216 क्वेश्चंस, जितने भी पास्ट ईयर्स के हमने क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं. तो दैट मेक्स सेंस कि मैं पॉलिटी को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, या फिर मैं इन्वायरमेंट जो 284 क्वेश्चंस होल्ड कर रही है उसको मिस नहीं कर सकता. इसके साथ मैं आपको एक सिंपल प्रीलिम्स क्लियर करने का एक थोड़ा सा यहाँ पे टिप देना चाहूंगी. विच सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर माई experience. I say this a GEEP, GEEP, geography, economy, environment, and polity. These subjects are those where you cannot go wrong. And the standard sources mostly cover the questions which come appear in the exam, right? With respect to history also, you should be well versed with the history ka, at least modern history and standard sources में जितना भी सवाल आया है. But मुझे ऐसा लगता है कि मेजर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मिस हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क रियल टफ क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड सोर्सेज, एंड यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उनके सोर्सेज ढूंढने हैं. ये सब आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. उन क्वेश्चंस को आप लीव कर दीजिए बिकॉज वो किसी को भी नहीं आते हैं, ठीक है. तो वी हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स कि अगर हमने स्टैंडर्ड सोर्सेज अच्छे से पढ़े हैं, वी कैन लीव सर्टेन क्वेश्चंस. एंड in prelims everything has not to be attempted. Okay, you just have to get around 60 questions correct, फिर चाहे जितना नेगेटिव भी होगा you can manage. Okay. Okay. So what are the subjects जिनके माइक्रो थीम्स अवेलेबल हैं इन सिविल्स डेली प्लेटफॉर्म? वी हैव पॉलिटी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर. ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और इनके साथ ही यू विल फाइंड
टॉपिक्स विच आर सेग्रीगेटेड, है ना, जैसे पॉलिटी में भी सेग्रीगेशन की गई है। सो पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी से सिर्फ 21 क्वेश्चन आए एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से 20 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड फंडामेंटल राइट्स देयर फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो वी कैन नॉट इग्नोर दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जुडिशरी से 19 क्वेश्चंस आए हैं, डीपीएसपी अकेला एक चैप्टर है देखिए जो 12 क्वेश्चंस होल्ड कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कुछ चीजें हम छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन माई लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, आई कैन लीव चैप्टर, जैसे कि मैं इमरजेंसी का चैप्टर छोड़ सकती हूँ क्योंकि अभी तक उससे 2 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। ऑब्वियसली मुझे छोड़ना नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि प्रायोरिटी गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। सिटीजनशिप में छोड़ सकती हूँ बिकॉज उससे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज कि मुझे कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, बिकॉज टाइम विच वी हैव इज लिमिटेड, cerebral capacity which we have is limited, and we have to prioritize our topics and our subjects. We cannot do everything on whole and having every topic का पूरा knowledge. That is not possible. That is not humanly possible. ठीक है, so हमें उतना ही required है जितना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में आप देखिए इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी से ही 20 क्वेश्चंस आए हैं, देयरफॉर ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। एंड आयरॉनिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटीज छोड़ के चले जाते हैं इस एग्जाम के लिए, व्हाई, बिकॉज लैक ऑफ एनालिसिस। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस विल गिव मी करेक्ट स्ट्रैटेजी टू लर्न। जैसे कि रिवर सिस्टम्स है, रिवर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, 25 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी भी हमने जो रिसेंट पेपर हुआ है उसमें भी देखा है कि अरेंज करने को रिवर्स आ जाएंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड एनीवन हु इज लीविंग दिस टॉपिक एंड गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल इज ऑलरेडी कमिटिंग अ क्राइम। फिर वो अगर उसका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है तो उसमें उसको प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, राइट। एंड देन अगेन आई एम टेलिंग यू, अब ज्योग्राफी इतनी वास्ट है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, राइट। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन होल। ज्योग्राफी की मैपिंग में ही इतना कुछ है, ठीक है। सो देयरफॉर दैट दिस प्रायोरिटी एनालिसिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द थीम्स वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन, ओके। देन इकोनॉमी में आप देख सकते हैं, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, देन फिस्कल पॉलिसी से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो दीज टू चैप्टर्स हैव टू बी डन वेरी करेक्टली एंड वेरी डिलीजेंटली। कमिंग टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि अभी तक 2009 टू 2025 वी हैव सीन ओनली 77 टोटल क्वेश्चंस। तो इसको हम थोड़ा मिस कर सकते हैं। इवन इफ वी आर नॉट हैविंग टाइम, इफ वी आर इन पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, वी कैन लीव सर्टन दिस थिंग, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सेम चीज है। वी हैव फ्रीडम मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, अराउंड 23 क्वेश्चंस आर देयर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से वी हैव 20 क्वेश्चंस। सो अगेन दैट मेक्स सेंस दैट दीज चैप्टर्स हैव टू बी डन वेरी नाइसली। सो आप ये चीज समझ गया, यू गॉट द आइडिया दैट फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट आई हैव टू फाइंड आउट द टॉपिक्स which are very important, which appear again and again in this examination. I cannot leave them, I cannot leave anything around them. So this is how we do, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि आपको ये एनालिसिस करना कैसे है, पूरा एक लूप है, उसको आप कैसे क्लोज कर रहे हैं। सिमिलरली यू कैन सी नाउ दिस थिंग, यू कैन सी योरसेल्फ, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन से हमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन से जैसे पिछले कुछ सालों में बहुत क्वेश्चंस आने लग पड़े, राइट। 22 क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो नगोरो काराबख रीजन एंड एवरीथिंग है ना, सीरिया पे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, मिडल ईस्ट पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो दैट मेक सेंस। यूक्रेन से आपने देखे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे मुझे पता चल गया कि अब से इस साल में जितने भी कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं मुझे उसको अच्छे से करना है। कन्फ्लिक्ट जोन्स के साथ साथ मुझे वो वहाँ की मैपिंग, वो सब कुछ भी अच्छे से करना है। तो यहाँ से मुझे आईआर का ये समझ आया। अदरवाइज तो आईआर इज वेरी वास्ट, मैं क्या क्या करूंगी, नथिंग हैज बीन वेरी मच स्पेसिफाइड इन द सिलेबस। और ये चीज प्रीलिम्स में ज्यादा होती है, बिकॉज प्रीलिम्स का सिलेबस दे हैव गिवन इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, बहुत ही छोटे से मैनर में उन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है, ठीक है। गवर्नेंस से जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो थोड़ा हम इसको छोड़ सकते हैं। बट हालांकि डोमेस्टिक बॉडीज और एजेंसीज पे क्वेश्चन आते हैं, सो व्हेनेवर डोमेस्टिक बॉडी और एजेंसी इवन अपेयर इन करंट अफेयर्स, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसको एक बार अच्छे से देख लूं। कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में देखिए, अब आर्ट एंड कल्चर भी बहुत वास्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो वो 500 पेजेस की हैं। वो सारे 500 पेजेस रिमेम्बर करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। अगर आप कर भी लें एक बार तो वो रिविजन नहीं होगा, और विदाउट रिविजन आई एम टेलिंग यू दिस एग्जामिनेशन is not going to be cleared. Revision is the key part
ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में हम देखते हैं कि सोर्सेज, लिटरेचर, बुद्धिज्म से हर साल ही क्वेश्चन अपेयर होता है, अगर बुद्धिज्म से नहीं आता है तो जैनिज्म से आता है। सो फिलोसफी, दीज बोथ फिलोसफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या फिर मिडीवल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टर्म्स हमें बहुत बार पूछी जाती हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। आगे देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब क्या है, मोस्टली पहले आते थे क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते थे, बट ओवर द टाइम वी हैव सीन दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मूव टू करंट अफेयर्स। मोस्टली क्वेश्चंस आर अपेयरिंग फ्रॉम द टर्म्स और फ्रॉम द फिनोमिनन्स व्हिच आर इन करंट अफेयर, ब्लैक होल, जेनेटिक्स, दीज थिंग्स हैव गॉन वेरी फेमस, है ना। तो दिस गिव्स मी अ लिटिल आइडिया दैट इफ आई एम कंफर्टेबल इन लिटिल, even if I'm comfortable little bit in standard size, I need to move to current affairs, and I can do current affairs diligently to score in साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आई कैन रीड एनसीईआरटीज, आई कैन डेवलप दैट बेस फॉर माई सेल्फ एंड देन मूव टू द करंट अफेयर्स। सो दैट हैपन्स इंडिविजुअली, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस है। ओके, सो हेयर वी हैव दीज माइक्रो थीम्स, दीज आर अवेलेबल फ्रीली। ओके, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। And to be prelims ready, you just need these 183 micro themes. Now, how to analyze these micro themes properly? ये कैसे करना है हमने, इसको हम समझते हैं। क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम अपना कवरेज है ना, जो उसकी डेप्थ को मिस कर देंगे। एंड मैंने पहले भी एक बार बताया था, एक होता है पैरेटोज लॉ, जो इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वर्क करता है। 80% ऑफ योर एफर्ट शुड गो टू दोज टॉपिक्स विच आर asked again and again in this examination, right? So that is how, or that is should be the strategy which you are going to imply. पहले आपको क्या करना है, आप सुबह जाते हैं पढ़ने, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, वेदर यू स्टार्ट इन दिसंबर और जनवरी, व्हेनेवर यू स्टार्ट, फर्स्ट आवर ऑफ योर सिटिंग ऑन द टेबल शुड गो टू पीवाईक्यूज। ठीक है, उसी से आप समझेंगे। फिर आप देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कैसी आ रही है पीवाईक्यूज को लेकर। इफ इट इज अराउंड 80%, देन इट्स वेरी गुड। इफ इट इज बिलो दैट, देन यू हैव टू लुक फॉर द सब्जेक्ट्स जहां पे आप लैक कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट समझ आता है कि ओके दिस इज द सब्जेक्ट वेयर आई एम लैकिंग, वहां पे आपको वर्क करने की जरूरत तो है ही है। उसके आप माइक्रो थीम्स का डॉक्यूमेंट उठा लीजिए। ठीक है, फिर माइक्रो थीम्स का डॉक्यूमेंट उठाकर आप देखिए कि कौन सी थीम है जो आप मिस कर रहे हैं, एंड देन रीड ऑल द डायमेंशंस ऑफ दैट थीम। इवन यू कैन गूगल इट, एआई कर लीजिए, थोड़ा सर्च कर लीजिए उस थीम को, और अपने माइक्रो थीम्स वाले नोट में ही कुछ एडिशंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे इट हैज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बट स्टिल इफ यू नीड टू, राइट। एंड देन यू कैन गो टू डोमिनेट प्रीलिम्स, वहां पे आपको फ्लैश नोट्स भी मिल जाएंगे। माइक्रो थीम्स के साथ साथ आपको फ्लैश नोट्स भी मिल जाएंगे। माइक्रो थीम में आपको थीम मिल जाएगी, ओके दिस इज अ पर्टिकुलर थीम ऑन विच आई नीड टू वर्क, एंड देन ऑन दैट थीम यू कैन गेट फ्लैश नोट्स ऑल्सो। फ्लैश नोट्स में क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे सारा फैक्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द टॉपिक इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो उससे भी आपका इजी हो जाएगा, आप रिवीजन रेडी नोट्स बना देंगे। ठीक है, अब उससे ज्यादा यूपीएससी क्या कर सकता है। ठीक है, अब बार बार अगर आप उस फ्लैश नोट्स को रीड करेंगे, बार बार अगर आप उनको रिवाइज करेंगे, देन यू कैन बिल्ड दैट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि ओके वेयर यूपीएससी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम। और आपका एक प्रिडिक्टेबिलिटी भी बन जाता है। ठीक है, जैसे हम यूपीएससी को हमेशा कहते हैं कि इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल कमीशन, बट इट कैन बी मेड लिटिल प्रिडिक्टेबल। आई एम नॉट सेइंग 100%, but then you don't need 100% to clear this examination also, right? Then you can give some intelligent mocks, bring that aptitude, MCQ aptitude जिसको कहते हैं, जिससे आपका एक लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स, एंड दैट कैन ऑल्सो नॉट बी डन थ्रू सर्टन वीडियोस, कि आपने 4 वीडियोस देख लिए यूट्यूब के, एलिमिनेशन टेक्निक्स देख लिया यूपीएससी का, एंड देन यू थिंक दैट यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। दैट कैन नॉट हैपन, इट डजंट गो दैट वे। व्हेन you yourself solve questions, yourself get them incorrect, yourself find out the reason you got them incorrect, what is the logic behind MCQ, when you find out that, okay, तभी आपका वो एलिमिनेशन वाला एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा। और फिर एंड में आप अपने खुद के 1 पेज रिविजन नोट्स बना लीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में शुरू कर रहे हैं, यू कैन गिव फर्स्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन दिसंबर एंड जनवरी। इन 2 महीने में एक बार आप कोशिश करिए कि आप सारा प्रीलिम्स का मेजर मेजर सिलेबस स्टैंडर्ड सोर्सेज से खत्म कर लें, और इस पूरे लूप को क्लोज कर कर अपने एंड में एक 1 पेजर रिविजन नोट्स बना लें। जैसे मैंने भी ये किया था। ठीक है, मेरे 1 पेजर रिविजन नोट्स यू विल फाइंड इन दिस स्लाइड इटसेल्फ, इसी पीपीटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं पॉलिटी में। जैसे पॉलिटी में
फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि अराउंड 20-22 क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स, सो दैट मेक सेंस कि मुझे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत अच्छे से करना है. अब यहाँ पे जो स्टार्ड है, लाइक द स्टार्स विच आर ऑफ सेम ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल पिंक स्टार्स, वहां से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन द सेम लाइंस. क्वेश्चन का लाइंस सेम है. ओके, सो कितना पिंक स्टार्स आपको एक ही पेज में देखने को मिल रहा है? यू आर फाइंडिंग अराउंड 5 स्टार्स ऑन वन पेज इटसेल्फ. ठीक है, तो इससे आपका एक सिंपल एनालिसिस को सिंपल करने का एक तरीका मिल गया. ओके, कि ओके दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द सेम लाइंस, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द सेम लाइंस, एंड व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर. मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसी लाइंस पे अब नया क्या क्वेश्चन बनता है. मैं करंट अफेयर्स से भी वेल अवेयर हूँ. ठीक है, मोस्टली मैं आपको बताऊँ करंट अफेयर्स में भी if something is very much in news, they tend to ask something static around it. For example, contempt of court बहुत ज्यादा न्यूज में था 2022 में. ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है यही पूछा पॉलिटी में. ठीक है, दे विल नॉट गो अराउंड द करंट अफेयर एज सच, दे मोस्टली मूव टू द स्टैटिक और द डायमेंशन ऑफ दैट करंट अफेयर्स. तो इस तरीके से आप और प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि व्हाट इज यूपीएससी गोइंग टू आस्क मी व्हेन यू एनालाइज क्वेश्चंस दिस वे. ओके, सो इसी तरह से जैसे अब ये नोट्स देखिए आप, these are PYQ questions and these are flash notes where all the topics which have appeared again and again have been in the examination have been well analyzed in the flash notes. Okay, डीपीएसपीस में भी ऐसा आपको फ्लैश नोट्स देखने को मिल जाएगा. जैसे कि अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट? राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपीज, राइट टू फ्रीडम और द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर. तो इसका सही आंसर है डीपीएसपीज. अब जिसने डीपीएसपीज अच्छे से पढ़े हैं उसको पता है. ठीक है, उसको पता है कि डीपीएसपी का तो क्लासिफिकेशन हो रखा है सोशियो इकोनॉमिक, फिर इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज, एंड देन वी हैव गांधीयन डीपीएसपीज. तो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डीपीएसपीज है वो मेजरली किसके बारे में बात करता है? वो मेजरली बात करता है इक्वालिटी के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में. सो दैट इज वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम्स अराउंड. ठीक है, तो पूरा आपको डीपीएसपीज एक फ्लैश नोट्स के थ्रू रिवाइज हो जाएगा जिससे क्वेश्चन बनता है. फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी से और क्या क्वेश्चन बनते हैं आप खुद बताइए. इफ यू हैव गिवन सर्टेन मॉक्स, आपको पता होगा कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं डीपीएसपीज में, कौन से नए डीपीएसपीज ऐड हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज पे खुद पे क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, डीपीएसपी की क्या लिमिटेशंस है, क्या ये इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट्स और नॉट, आर दे जस्टिसेबल इन नेचर और नॉट. तो देयर आर अराउंड आई थिंक 10 क्वेश्चंस व्हिच आर मेड ऑन दिस चैप्टर. इसी तरह से हर चैप्टर के ना, जैसे अब हम प्रियम्बल की बात करें तो हमें पता है कि 5-3 एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा. कौन से कीवर्ड्स ऐड किए गए प्रेम्बल में, कौन सी अमेंडमेंट के तहत किए गए, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इज इट अमेंडेबल और नॉट. सो ये आइडिया आपको तभी आएगा जब आप हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस को जानकर पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर एक आधा टेस्ट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दे देंगे, एंड देन after that you make a good your own one page notes out of that. ठीक है, फिर उससे क्या होगा कि हर एक जो आपका चैप्टर है वो आपके हैंड्स पे आ जाएगा. एंड एंड टाइम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 month to prelims, at that point of time you will be able to revise, and revision is very important. This I'm telling you again and again because in prelims examination your stress levels are very high, so the tendency for you to get confused even if you have read something is very high. एंड जितना आप कंफ्यूज होंगे ना उतना ही आप ऑप्शंस में उलझ जाएंगे, बिकॉज ऑप्शंस प्रोवाइडेड भी इस तरीके से होते हैं कि आपको उलझाया जाए. सो यू शुड हैव दिस मच सेंस, राइट? ठीक है, एक बार मैं आपको फ्लैश नोट्स दिखा देती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस फ्लैश नोट्स ऑफ सिविल्स डेली आप देख रहे हैं that these are the PYQs, okay, from this chapter. For example, fundamental rights से आपको मैंने बताया था अराउंड 20 क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, उसके साथ ही आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा. ये आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू एंड वेस्ट देयर टाइम ऑल्सो. एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्रिवेसी. ये 2024 में क्वेश्चन आया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन आपको 2021 में देखने को मिल जाएगा, इसी डॉक्यूमेंट में है. राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 21. सो दिस इज वेरी यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज. डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है ना. अब कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन गलत करके आ रहा है देन दैट इज रियली बैड. वो कोई भी बच्चा, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट गलत कर कर नहीं आ रहा. राइट, राइट टू प्रॉपर्टी का देख लीजिए. 2021 में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन
in India? Is it a constitutional right? Is it a fundamental right? Or is it a legal right? So now I know it is a legal right. But right to property के around मुझे बाकी सब कुछ भी पता होना चाहिए कि क्या ये पहले fundamental right था, बाद में ओके ये legal right बनाया गया, which were the cases involved. ठीक है? So that will come through these flash notes. ये analysis आप यहाँ से build कर लेंगे. सारा बता दिया, नेचुरल राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, ठीक है, या राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर एक प्रॉपर आपको एनालिसिस मिल जाएगा. उसके बाहर आपको फिर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड for the whole polity. Okay, moving back to the slide. Similarly, when we see for geography now, तो हमें geography में मैंने आपको बताया रिवर सिस्टम से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे वो सारे स्टार्ड हैं क्वेश्चंस, जैसे झेलम रिवर, कृष्णा रिवर से क्वेश्चन देखने को मिला, एंड रिवर्स अलोंग विद लेक्स, दिस इज बीइंग आस्क्ड. सो नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम सारी रिवर्स इंडिया की अपने नोट्स में लिखें गूगल कर करके, एंड देन फाइंड आउट व्हाट आर द लेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज रिवर्स. दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट एंड हेवी फॉर अ एस्पिरेंट टू डू. और ऐसा कोई मेजर हमारे पास खास करके ज्योग्राफी में कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स भी नहीं है जिसने ये सब कुछ सेग्रीगेट करके दिया हो. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे इस नोट्स में आपको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, बिकॉज ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया हैव बीन वेल सेग्रीगेटेड. ठीक है, सारे जो डायमेंशंस हैं खास करके जो यूपीएससी में आजकल पूछे जा रहे हैं अराउंड रिवर्स, कि उन रिवर्स का ओरिजिन क्या है. फॉर एग्जाम्पल सम रिवर्स हैव origin इन ग्लेशियर्स, वो आपको डायरेक्टली इसमें मिल जाएगा ओरिजिन क्या है, उनका ट्रिब्यूटरीज क्या है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सा है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सा है, ये सब कुछ कराया गया थ्रू मैप्स. ठीक है, सो दैट इज रियली handy in nature and saves a lot of time for any aspirant. With respect to lakes, कौन से रिवर्स में कौन से फेमस लेक हैं उनके अराउंड, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए फ्लैश नोट्स में जैसे आपको यहाँ पे रिवर सिस्टम देखने को मिल जाएगा. ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, उसके अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको मैप्स के थ्रू देखने को मिल जाएगी. ओके, देखिए अब एक रिवर का हम थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल की डायमेंशंस, सोर्सेस, कोर्स एंड ट्रिब्यूटरीज. हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिवर की बात करी, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र को कौन सी ग्लेशियर का ओरिजिन पॉइंट है, कौन सी ग्लेशियर से उसका ओरिजिन पॉइंट है, दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर. अदरवाइज वी समटाइम्स मिस दिस, एंड कुछ एनसीईआरटीज में भी ये चीजें अलग अलग एनसीईआरटीज में, एक ही एनसीईआरटी में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो फिर कुछ चीजें मिस हो जाती हैं. बट दीज नोट्स कवर ऑल दीज रिवर सिस्टम्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. आपको ये ग्लेशियर का नाम देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी, एंड देन उसका एनालिसिस भी मिल जाएगा. ओके, प्रयाग यहाँ पे आपको सारे गंगा रिवर सिस्टम के देखने को मिल जाएंगे. सो दिस बिकम्स वेरी हैंडी. और फिर आप क्या काम क्या है, सिर्फ पढ़ना और रिवाइज करना, ना कि नोट्स बनाने अलग अलग रिसोर्सेज को छांट छांट कर. दैट बिकम्स रियली हेक्टिक. अब ये 2016 का अब एक क्वेश्चन देख लीजिए यूपीएससी का. रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन. तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, अगेन करंट अफेयर्स भी उन्हीं टॉपिक से मेजरली पूछे जा रहे हैं जो थीम है यूपीएससी की. जैसे रिवर्स एक थीम है यूपीएससी की, है ना. अभी फॉर एग्जांपल केन बेटवा लिंकेज प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो दैट मेक्स मेरे दिमाग में खुद ही स्ट्राइक करना चाहिए, बिकॉज दीज आर समथिंग रिलेटेड टू रिवर्स, एंड रिवर्स इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. तो आई हैव टू बी वेरी, मतलब मुझे थोड़ा डीपली इसको एनालाइज करना पड़ेगा केन बेटवा लिंकेज प्रोजेक्ट को. मुझे उसके जितना भी सोर्स है, ओरिजिन है, उसके अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी साइट्स है, आई शुड बी वेल वर्स्ड विद दैट. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू. सो व्हेन आई वाज टेलिंग यू लूप कैसे क्लोज करना है, शुरू में आप माइक्रो थीम्स उठाइए पीवाईक्यूज की, उससे आप देखिए टॉपिक, समझिए कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं या सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं. फिर उन थीम्स की आप पीवाईक्यू डायमेंशंस जब फाइंड कर लो, या खुद सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली पीडीएफ से कर लो, उसके बाद आप उनके अराउंड फ्लैश नोट्स पढ़ लो. अब अगर आपको फ्लैश नोट्स से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, उसको आप ऐड कर लो फ्लैश नोट्स में ही डायरेक्टली. फिर एक दो रिविजन्स जब आप फ्लैश नोट्स की कर लो, तो आप एक 1 पेजर नोट्स बना लो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू. फॉर एग्जाम्पल अभी आपका दिसंबर है, इफ यू स्टार्ट इन दिसंबर एंड जनवरी, व्हाट यू डू इज जस्ट डू गुड नंबर ऑफ पीवाईक्यूज. थीम्स वाले डॉक्यूमेंट में आपको अच्छे मिल जाएंगे पीवाईक्यूज का थीम्स. थीम्स के बाद फिर आप उसका फ्लैश नोट्स निकलवा कर उनको एक बार तो पढ़ लो. एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज
make your one pager notes. अगर तो it happens in this phase then it's good. One otherwise one pager notes बनाना आप next phase के लिए भी छोड़ सकते हैं, because I believe at least 3 phases should be there in your preparation for prelims. Ideally 4 phases. So if you complete one phase in December and January, थोड़ा mid February भी आपको लग जाएगा because there are a lot of subject in prelims. February के अंदर आप second phase शुरू कर मार्च तक उसको खत्म कर सकते हैं, देन अप्रैल में आप थर्ड फेज शुरू कर थर्ड और फोर्थ फेज आपका सिर्फ 20-25 डेज का होगा, तो 4 फेजेस में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये जो मैंने थर्ड और फोर्थ फेज आपको बताया है, इसमें सिर्फ आप अपने 1 पेजर नोट्स आइडियली आप इनको कवर करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी कैसी रहती है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीलिम्स के I used to call it magic book because it used to help me in my last phase of preparation. जो मैंने आपको लास्ट के 4 phases बताए हैं, सॉरी लास्ट के मेजर 2 phases बताए हैं, which were 20 days each. वो वाले phases में मैं सिर्फ अपने notes मैजिक बुक से पढ़ूंगी. I will not go to standard sources. I will not pick up those bulky books and then confuse myself और अपने आप को मैं डराऊंगी नहीं. ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहेगा क्योंकि यू हैव रेड समथिंग 4 times, so you are going to remember it. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Okay, so this is unorganized content and random notes building efforts versus exam ready notes, flash notes plus 1 pager notes. तो आप खुद देखिए कि प्रीलिम्स कौन से कैंडिडेट का क्लियर होगा. 100% उसी का होगा जिसके नोट्स हैं जो एक तो वो एग्जाम्स को रेलिवेंट है, फ्लैश नोट्स और 1 pager नोट्स, दोनों चीजें दे आर हैविंग इट. ओके, नाउ हाउ आई क्रिएटेड माई प्रीलिम्स मैजिक बुक. इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मैं अपनी एक मैजिक बुक खोल के बताती हूँ आपको, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस मैजिक बुक, इसमें देखिए अब मैंने सीधा 7th अमेंडमेंट पे पहले थोड़ा सा एनालिसिस लिखा है, बिकॉज आई हैव फाउंड कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हैज बीन इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी. उस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो नाउ हैव रिटन ऑन इट. ठीक है, फिर प्रियम्बल देखिए मैंने इतने से पेज में खत्म कर दिया, बिकॉज आई हैव सीन कि इसी से क्वेश्चन आए हैं. व्हाट इज S3DR? the major 3 keywords in the preamble. ठीक है, socialist, secular, sovereign, democratic republic, left is justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, उसके बाद मैंने जस्टिस का भी लिख दिया कि सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है. लिबर्टी में थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप भी है. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे प्रियम्बल वाज अमेंडेड एंड कौन सी नई टर्म यूज की गई है. मतलब माय आइडिया इज to tell you that preamble is covered in this much area. Okay, so in my last days of revision, वो last days सबसे important होते हैं. देखिए last 40 days are the most important days of your एग्जामिनेशन, बिकॉज उस टाइम स्ट्रेस भी बहुत हाई लेवल्स पे होता है एंड एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट. आपको लगता है मुझे पॉलिटी नहीं आ रही है, मुझे ज्योग्राफी नहीं आ रही है, मेरा करंट अफेयर्स मिस हो रहा है. सो व्हेन यू हैव दीज 1 pager नोट्स, you know how to go around. You are already different from the crowd. Okay, फंडामेंटल राइट्स देख लो, इसमें सिर्फ फैक्ट्स एडेड है. फैक्ट्स क्यों एडेड है? बिकॉज यही पूछे जाते हैं और यही हम भूल जाते हैं. जैसे दिस फैक्ट 20 and 21, नेशनल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट कैन इन्फोर्स president can stop the enforcement of fundamental rights through courts except 20 and 21. मुझे पता है पूरा स्टेटमेंट, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट 20 and 21 लिख दिया. अब थ्रू दीज 1 pager notes, what again I'm going to do is I'm just going to recall. I'm not going to read the whole statements. The whole book or the whole resource is going to have around 800 pages or sometimes more than that also. But these are 30 pages of polity which are going to cover the whole subject very nicely. ओके, जैसे मेजर आप और देख सकते हैं कि कौन सी चीजें मैंने फंडामेंटल राइट्स में लिखी हैं. वी हैव रिटन 2021 वाला फैक्ट, इट हैज बीन एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी बार बार पूछा गया है, तो बता दे कि 44th अमेंडमेंट ने उसे डिलीट किया था. नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर 300A. तो दिस वन स्टेटमेंट इज होल्डिंग 4-5 क्वेश्चंस. अमेंडमेंट पूछी जा सकती है, इज इट अ लीगल राइट और नॉट, ये पूछा जा सकता है. आर्टिकल पूछा जा सकता है, राइट. सेकेंडली आप देख लीजिए, कमिंग टू फॉरेनर्स के पास कौन सी राइट्स होती हैं और फॉरेनर्स के पास कौन सी राइट्स नहीं होती हैं. देन आई नो दे कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट अ लॉट. प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिख देते हैं, पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट लिख देते हैं. सो आई हैव मेड श्योर कि वहां पे कोई गलती ना की जाए. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर और कौन सी राइट्स आती हैं सब लिख दिया. ठीक है, फिर उसके बाद डिफेंस, फॉरेन अफेयर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो प्रोविजंस हैं वो एक ही जगह सारी डाल दी. आर्टिकल 28 भी हो गया. मेजर रिट्स आ गई है बिकॉज रिट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. आई नो रिट्स आर इम्पोर्टेंट.
ठीक है, इसमें प्रोहिबिशन, रिट्स, वो वारंटो इनके साथ रिलेटेड, बिकॉज़ आई नो दे नीड थोड़ा-सा एलैबोरेशन, इनको थोड़ा एलैबोरेट कर दिया। मैं भूल जाती थी रिट्स में मोस्टली एक्सेप्शंस को। एंड नाउ डीपीएसपी स्टार्ट। सो द होल चैप्टर इज़ आई थिंक कवर्ड इन 2 पेजेस, बट स्टैंडर्ड सोर्सेज़ में आपको ये 20-25 पेजेस में मिलेगा। सो दिस रियली हेल्प्स, माय आइडिया इज़ टू टेल यू हाउ it helps in the last days of your preparation. Okay, so this is how we close the loop. अगर आप ये loop, मैं कहती हूँ, एक बार भी फरवरी तक खत्म कर लें तो it will be very easy from GS point of view, with respect to your exam, because then you will be able to cover the syllabus around 4 times. और 4 बार अगर आप अच्छे से syllabus cover करके गए हो, so then if you don't know anything, then the other aspirants also don't know. Have that confidence in you. Okay, कमिंग टू अनदर मैजिक बुक, दैट विल बी ऑफ ज्योग्राफी। अब आप ज्योग्राफी की देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई गई है। ज्योग्राफी की भी आई हैव रेड लॉट ऑफ PYQs एंड आई नो व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हर एक जो चैप्टर है उससे मेजर मेजर चीजें, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, ग्रेविटी कौन सी कहाँ पे सबसे कम होती है। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इनमें यूपीएससी कंफ्यूज करता है। इक्वेटर पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है या पोल्स पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, अगर मुझे ये फैक्ट क्लियर नहीं है तो मैं यूपीएससी में फंस जाऊंगी। पी वेव्स और एस वेव्स, इस पे क्वेश्चन हमें 23 में भी देखने को मिला था, 2023 में। एंड आई मैं आपको सच बताऊं, आई गॉट कंफ्यूज इन दैट अटेम्प्ट। मुझे पी और एस वेव्स के जो डिस्टिंक्शंस थे वहां जाकर मैं दोनों में कंफ्यूज होगी कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है, किसका शैडो जोन कितना है। आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज दीज आर वेरी इंटीग्रिटीज विच वी टेंड टू फॉरगेट एज ह्यूमन माइंड्स। तो अब मेरे पास जब ये नोट्स हैं एंड आई हैव रिवाइज्ड देम 2-3 टाइम्स, देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू फॉरगेट एवरी ये सब कुछ। एंड ज्योग्राफी में अगर आप डायग्राम्स के साथ रिवाइज करेंगे तो आपके लिए चीजें और इजी हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आई हैव, यहाँ पे मैंने सारे ये क्वेश्चन बनता है, क्लेमैन कॉन्टिन्यूटी का, गेटनबर्ग का। ठीक है, तो ये सब कुछ थ्रू डायग्राम आई हैव रेड दिस, और मैं इसको देखती रहूंगी एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के 20 days बिफोर भी। फिर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देख लीजिए, इन पे बहुत आजकल क्वेश्चन बनने लग पड़ा है, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज में तो आ रहा है। बेथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, लेपोलिथ, है ना, कौन सा सॉसर शेप्ड है, कौन सा डॉम शेप्ड है। ये भी आप डायग्राम के थ्रू अगर करेंगे तो इट बिकम्स लिटिल इजी, है ना। So every important fact has been very nicely written in these notes, और ये सारे फ्लैश नोट्स में आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो आपको चीजें भूलती हैं, बिकॉज वो भी सबका अलग अलग है, कई फैक्ट्स हमारे माइंड में ना पहली बार ही बैठ जाते हैं, सो देन वी डू नॉट, हमें उनको मैजिक बुक में लिखने का बिल्कुल मतलब नहीं है क्योंकि वो हमें याद है। पर जो चीजें हमारी गलत हो रही हैं, जैसे आप टेस्ट देंगे इन योर फर्स्ट फेज, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव लॉट ऑफ टेस्ट्स, तो आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। अब वो मैंने मैजिक बुक में लिख लिए, अब वो दोबारा गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है, पर वो सेम क्वेश्चंस अगर आप मेन एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, बिकॉज टेस्ट सीरीज में सबके गलत हो रहे हैं। बट सेम थिंग्स शुड नॉट गेट रिपीटेड इन योर मेन एग्जाम। ओके, and with respect to test series also I want to tell you one thing, sometimes aspirants go very deep in test series, फिर वो डर जाते हैं। एंड टेस्ट सीरीज में कई बार जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, दे आर वेरी डाइवर्स एंड समटाइम्स इररिलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हमारे वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर ऑलरेडी जनरलिस्ट, एंड देन वी टेंड टू थिंक कि हमारे रियल एग्जाम में भी इतना ही खराब होगा, बट दैट डज नॉट हैपन। ओके, एंड हियर इज वेयर PYQs आर गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, लैप्स रेट कितना है। ये फैक्ट्स जो होते हैं ये हमेशा भूल जाते हैं, इनको हमने लिख लिया। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर विंड्स है जो, टेम्परेचर इन्वर्जन एज अ कॉन्सेप्ट हैज बीन वेरी वेल रिटन इन दीज 4 लाइन्स। पूरा टेम्परेचर इन्वर्जन आप रिवाइज कर सकते हैं इससे। ठीक है, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन का आपको एक यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल जाएगा जिससे सारा रिविजन हो सकता है, सारी सेल्स रिवाइज हो जाती हैं। व्हाट इज फेरल सेल, वेयर इज अनदर हैडले सेल। ठीक है, एंड देन मेजर जो भी हमारे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, डोलड्रम्स कहाँ पे हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पे कम है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या है। फिर ये लोकल विंड्स पे बहुत बार आपको PYQs में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चिनूक विंड के बारे में, सोरोको, हैम्सन, एंड दीज आर द थिंग्स वी फॉरगेट, राइट। वैली ब्रीज के बारे में, तो ये सारे मेजर मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं। अब साइक्लोन्स आ गए, साइक्लोन्स पे भी आपको देखने को मिलता है कि क्वेश्चन हर साल या तीसरे साल में आ ही जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ साइक्लोन्स, वी हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, कंडीशंस सबके अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो नोट्स हैं दीज आर ओनली फॉर प्रीलिम्स, दीज आर
ये मेहनत सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, मेंस का बिल्कुल अलग रहता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ज्योग्राफी नोट्स। ड्यू का जितना भी आइडियल कंडीशंस है, ड्यू पे अब क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सो आई कैन नॉट मिस इट। ओके, सो ज्योग्राफी में ना पीवाईक्यूज बहुत वर्क करते हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स वेयर पीवाईक्यूज आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड ज्योग्राफी इज वन ऑफ देम, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में आइडिया इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट है, जैसे वो एज अ चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अब जरूरी नहीं है कि उसमें क्वेश्चन रिपीट होगा फ्रॉम द सेम फंडामेंटल राइट फ्रॉम विच दे हैव आस्क्ड, they can go to new fundamental right, but in geography questions get repeated from the same concept। फॉर एग्जाम्पल ड्यू मैंने आपको बताया है ना, तो ड्यू से ही आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये हमने चीज उसमें भी देखी ज्योग्राफी के इंस्टेंस में। फॉर एग्जाम्पल बायोम्स है ना, बायोम्स एज अ टॉपिक से आपको इक्वेटोरियल बायोम पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फ्रॉम दैट वन स्पेसिफिक थिंग क्वेश्चन इज बीइंग फॉर्म्ड। अनदर सॉलेस्ट डेज हैं जो हमारे, लॉन्गेस्ट डेज, स्मॉलेस्ट डेज, इससे क्वेश्चन डेज से आपको क्वेश्चन बार बार ज्योग्राफी में देखने को मिल रहा है, तो पीवाईक्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट विल बी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में मैंने क्या किया है, I have not, for example, made any notes out of any standard book. I had a set of 500 questions. After reading the whole economy, reading whole PYQs, and reading the whole this flash notes thing, what I have done is I have taken a document of 550 questions which come in the form of Vivek Singh, और मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, एंड वट एवर क्वेश्चन वेंट रॉन्ग, एक भी अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैंने उस क्या रीजन रहा उसके गलत होने का, दैट हैज बीन पुट हेयर इन पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज सैलरी इज लिंक्ड विद सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब दिस फैक्ट आई मस्ट हैव गॉट रॉन्ग इन माई दैट अटेम्प्ट ऑफ 550 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। या सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे जो भी डिस्टिंक्शंस हैं, मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तभी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख लिया। तो ऐसे करके मैंने उन 550 क्वेश्चन से आई थिंक अराउंड 100 और 120 क्वेश्चन या 100 एंड 120 पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, तो नाउ इन दोज लास्ट 40 days of my prelims preparation I am going to focus on these concepts more because I've got them wrong। ठीक है, जैसे रियर और नियर पे आपको पता है 2022 में हमें क्वेश्चन देखने को मिला था, एंड इनका इंक्रीज और डिक्रीज कैसे रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और अदर थिंग्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ये पीवाईक्यू में भी आया है और मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ और मेरा गलत हुआ है, सो दैट फॉर आई नीड क्लैरिटी, तो मैं उसमें मैथमेटिकल भी चली जाऊंगी। ठीक है, एंड आई फॉर्म दैट होल पॉइंट। पॉइंट्स में करने का एक फायदा ये होता है कि आप एक आइडिया रख लेते हैं कि ओके इसके टोटल 100 पॉइंट्स है, मैं 20 आज करूंगी, 20 कल करूंगी, एंड दैट इज हाउ आई कैन प्लान माई whole revision। Okay, that makes things very easy for you। I can go in my own regional language also to make it easy for me to read in my last instance। For example, I've written some Hindi over here। Okay, so जैसे एंजल इन्वेस्टर्स में, एआईएफ में आई हैव मे हैव गॉन रॉन्ग, तो मैंने वो तीनों कैटेगरीज हैं जो प्रॉपरली यहाँ पे लिख लिया। ओके, सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इकोनॉमी। आई वेंट फॉर इकोनॉमी। इस तरह से मैंने स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में इन्फ्लेशन पे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन या डिमांड साइड इन्फ्लेशन जब खराब होती है तो किस तरह से हम उनको सही करने का भी अलग अलग तरीका है, तो आई हैव रिटन एवरीथिंग इन ओवर हेयर। ओके, सिमिलरली वी कैन लुक फॉर इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया जीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पे मेरा अच्छा अब ये भी है कि माइक्रो थीम्स या फिर ये जो मैजिक बुक है ये आपको सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट यू टू डू इट फॉर ओनली दीज 4 मेजर सब्जेक्ट्स, बिकॉज फ्रॉम दीज 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपका करंट भी लिंक्ड होगा, आपका स्टैटिक का भी मेजर फॉर्म पार्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आप गलत नहीं जा सकते है ना। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप गलत जा सकते हैं, वहां पे आप स्टैंडर्ड सोर्सेज रहिए और फ्लैश नोट्स तक ही सीमित रहिए, वहां पे आप इतनी मेहनत ना करिए। बट फॉर एटलीस्ट दीज 4 सब्जेक्ट्स यू शुड गो फॉर मेकिंग माइक्रो थीम्स। ओके, अनदर सब्जेक्ट जहाँ पे पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी बताया कि डायरेक्टली ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेम ही टॉपिक से, उसी तरह से ये चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिली है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट में थोड़ा पीवाईक्यूज का रेपिटेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स इज लेस, बिकॉज इन्वायरमेंट में मेजर चंक है जो क्वेश्चंस का वो करंट से बनकर आ रहा है, हालांकि आइडिया सेम रह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग अबाउट द स्पीशीज,
दे आर आस्किंग अबाउट द नेशनल पार्क्स। अब अगर उन्होंने एक नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया, वो उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो और नेशनल पार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो एनालिसिस है पीवाईक्यूज का, दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड फ्लैश नोट्स आर गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो स्टैटिक के की कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लिख रखे हैं। ठीक है, ये भी नोट्स मैंने पॉइंट्स में बनाए हैं सो दैट थिंग्स गेट इजी। Energy flow is unidirectional. This is a fact. Okay, this can come in a statement and this must have come in a statement in some test. तभी मुझे पता है कि ये important है। तो यहाँ से मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको एक्टिव स्टडी करनी है, आपको पैसिव स्टडी नहीं करनी है, जस्ट सोर्सेज रीड नहीं करने हैं। जब आप टेस्ट देंगे आपको समझना है कि ओके दिस टेस्ट हैज गॉन दिस वे और मेरा ऐसे ऐसे कर कर गलत हो गया है इस टेस्ट में ये क्वेश्चन, तो दोबारा गलत ना हो। तो आपको आपके दिमाग में वो खुद ही इम्प्रिंट हो जाएगा, और वो इम्प्रिंट तभी होगा जब आप टेस्ट देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन रीडिंग द स्टफ, कीप ऑन रीडिंग लार्ज स्टफ बट नेवर पुट देमसेल्व्स टू टेस्ट। दिस इज कॉल्ड इनएबिलिटी टू चैलेंज योर ओन माइंड एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। जो बच्चा अपने आप को चैलेंज करेगा, सोचेगा कि ओके आई हैव रेड दिस मच, नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट माई सेल्फ, दैट पर्सन इज गोइंग टू सक्सीड वेरी early in this examination because practice is going to form more importance than just reading the stuff. Okay, अभी इन एनर्जी पिरामिड से, जैसे दिस टॉपिक इज फॉर्मिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पिरामिड इज इन्वर्टेड, कौन सा पिरामिड इज अपराइट। ठीक है, तो वो सारे मेजर मेजर फैक्ट्स हैं जो, ठीक है, दैट हैज बीन रिटन। टर्म्स, मेजर टर्म्स हैं जैसे बायोक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, दैट हैज बीन वेरी वेल रिटन ओवर हेयर। देन मेजर इंटरैक्शन के जो चैनल्स होते हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, को एवोल्यूशन, ऑल दीज फॉर्म क्वेश्चंस, इनके साथ रिलेटेड अगर कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चंस फॉर्म करी हैं, दैट हैज आल्सो बीन वेरी वेल रिटन ओवर हियर। ओके, फिर कुछ नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए गए हैं। सक्सेशन से, इकोलॉजिकल सक्सेशन से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, उससे रिलेटेड भी पॉइंटर्स में सारे फैक्ट्स हमने लिख दिए हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम दोज अराउंड, मुझे लगता है 10 पेज होंगे पूरे, जिससे पूरी इन्वायरमेंट भी रिवाइज हो जाएगी। ओके, now, after I have discussed magic book and the key points which you yourself have seen in that magic book, it is very important for us to organize our day in this preparation. अब आप तरीका समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स की रेस में घुसना है और किस तरीके से आपको 4 फेजेस में अपना सिलेबस खत्म करना है। योर फर्स्ट फेज शुड एंड टिल February mid, जिसमें आप सारे पीवाईक्यूज एनालिसिस और वो जो पूरा लूप मैंने आपको समझाया है, ठीक है, एनालिसिस के बाद थीम्स ढूंढकर, थीम्स के ऊपर फ्लैश नोट्स रीड कर कर, फ्लैश नोट्स रीड कर कर, देन मेकिंग वन पेजर नोट्स। उसके बाद यू मूव टू सेकंड फेज वेयर यू गोइंग टू रिवाइज दोज नोट्स। अब सेकंड फेज में भी आप बुक्स खोलेंगे, ठीक है, सेकंड फेज में भी यू आर गोइंग टू रीड योर बुक्स एंड योर नोट्स एक साथ। नाउ इन योर लास्ट 2 फेजेस यू आर जस्ट गोइंग टू गो विद योर नोट्स। उसमें आप बुक में मेजर बुक्स नहीं खोलेंगे, या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप बुक खोल लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ईच डे होल्ड्स इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम, है ना, इस एग्जाम में हर दिन इंपॉर्टेंस है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ मैराथन एंड नॉट अ सिंपल रेस। तो एक दिन में आपको, जैसे आप 7-8 घंटे लगा रहे हैं, फर्स्ट डे आई विल स्टार्ट विद माई पीवाईक्यूज। ठीक है, ये पहला दिन मैं अपना पीवाईक्यूज से शुरू करूंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग अराउंड 10 or 12 days टू पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल, तो पॉलिटी के 10-12 दिन में मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे मेजर पीवाईक्यूज हैं जो वो खत्म कर लूँ। अगर मैं एक दिन में 50 पीवाईक्यूज भी कर रही हूँ, उसके बाद मैं मॉक लगाऊंगी। ठीक है, सो माई फर्स्ट 1 or 2 आवर, कई बार मैं क्या करूंगी, पीवाईक्यूज फॉर एग्जाम्पल आई हैव completed in my first phase of preparation, तो सेकेंड फेज ऑफ प्रेपरेशन में नाउ आई कैन गो फॉर मॉक। ठीक है, तो फर्स्ट 2 hours विल गो फॉर द टेस्ट, और 1 hour for the test and 1 hour for the analysis of the test. Next thing I will do is I will give some time to reading of that subject now. For example, मैं पॉलिटी का मॉक यहाँ PYQ लगाया है, उसके बाद मैं उसी सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करूंगी, मेजरली उन्हीं टॉपिक्स को। दैट विल टेक अराउंड 2 hours, तो 3 hours इज गॉन। उसके बाद वी कैन गो टू लंच। After lunch, we can give some time to CSAT because CSAT has become really dicey in last few years. CSAT की भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है पीवाईक्यूज पे ही, बिकॉज सीसैट में भी क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक एंड समटाइम्स सेम क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। ओके, सो दैट इज वेयर सीसैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। तो सीसैट को भी रेगुलरली, अगर मैं 1 घंटा, अगर आप बहुत अच्छे हो तो यू कैन गिव जस्ट half an hour and just solve some questions and leave, and then
After CSAT, we can give some time to current affairs regularly. For example, 2 hours I can give to the magazine on which I'm relying. फिर उस magazine को I have to revise also again and again. In current affairs also the major problem is no revision. Then after current affairs, if I complete this whole thing by 5, I can go to my home and then आराम से I can do optional for 2 hours because January और February में भी आपको अपना optional करना है. Optional is left after February because when our prelims get cleared in those 2 months, GS can be managed. Provided you have read GS properly till now, for mains, GS will be managed, but optional sometimes goes out of hand because optional holds एक तो बहुत ज़्यादा importance 500 marks on mains, and optional requires that kind of expertise to get marks. Otherwise marks नहीं मिलते हैं optional में अगर आपने general answers लिखे हैं. ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं. खास करके आप ये चीज़ दिसंबर से ही शुरू कर सकते हैं. एंड जो मैंने आपको लूप बताया है उसको अगर आप पूरा अच्छे से क्लोज कर और 4 फेजेस में अपनी तैयारी कर लेंगे, ट्रस्ट मी प्रीलिम्स विल बी मोर ईजी टू गो ऑन विथ. ओके, सो दैट इज हाउ वी क्लियर प्रीलिम्स एंड दैट इज हाउ आई क्लियर्ड. और आप भी आराम से क्लियर कर मेंस में बैठ सकते हैं. द कंक्लूजन व्हिच वी कैन गिव टू दिस होल सेशन इज प्लीज हैव द एंटायर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. सारे सब्जेक्ट्स को समझिए, सारी थीम्स को समझिए, मेजर जीएस को भी समझिए कि कहाँ पे मुझे जीएस को मेजर फोकस देना है, कहाँ पे मुझे जीएस को फोकस नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल द बिग फोर जीएस वी कॉल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी. ठीक है, इकोनॉमी इज मिसिंग ओवर हेयर, so instead of history I'll say economy. Within each subject, understand the high yield micro themes, understand the depth needed, and then make that magic book of 1 pages. ठीक है, आप आराम से प्रीलिम्स को डोमिनेट कर लेंगे एंड यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर बियरिंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग सेशन. बाय बाय.